प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इससे पहले आंग्ल मराठा युद्ध कवर कर चुके हैं, उसमें सारा कुछ देख चुके हैं कि कैसे अंग्रेज और मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध, हम लोग अंग्रेज और कैसे मैसूर के बीच में युद्ध होता है और कैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान, फिर अंत में देखते हैं कि किस तरह टीपू सुल्तान की हार होती है और फिर किस प्रकार से मैसूर तक में अंग्रेज अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है और फिर वहाँ पर एक वडियार वंश के शासक को, उत्तराधिकारी को बैठा देता है अपना कठपुतली बना करके। तो अब दक्षिण का भी क्षेत्र अंग्रेज के हाथ में आ चुका है, उत्तर भारत का क्षेत्र तो अंग्रेज के हाथ में आ ही चुका है और अब धीरे धीरे वो किस तरीके से पश्चिम की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की ओर। अब देख रहे हैं नीचे से कैसे वो यहाँ तक कर्नाटक, यही आपको पता ही है कि तमिलनाडु और केरल का यहाँ तक आ चुका है। अब वो कैसे कर्नाटक पे तो आप देख चुके हैं पहले ही, अब वो कैसे इधर महाराष्ट्र की तरफ और फिर पंजाब की तरफ, इधर महाराष्ट्र में फिर इतना दूर और फिर इधर कैसे वो पंजाब की तरफ आगे बढ़ता है, ये भी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। लेकिन आज हम लोग जो एक खास विषय पर जिक्र करेंगे वो है वेलेजली के समय में साम्राज्य विस्तार, क्योंकि इससे पहले हम लोग जिक्र कर चुके थे क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ था। तो जो भी गवर्नर जनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसको कवर करके जाएंगे, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और ये सब क्वेश्चन ना एग्जाम में आ ही जाता है, मेंस में भी आ जाता है, कभी कभी ऑप्शन में भी, एमसीक्यू वाले में भी जो है वो पीटी वाले परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। अब जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए वेलेजली का आगमन कब होता है भारत में और वेलेजली के आगमन से पूर्व भारत में अंग्रेज की क्या स्थिति थी, किन किन जगहों को वो जीत चुका था, ये आपको तब भी समझ में तुरंत ही आ जाएगा जब पता चलेगा कि वेलेजली का आगमन जो है वो 1798 में हो चुका है भारत में, गवर्नर जनरल के रूप में 1798 में आ चुका है। और 1798 में आने का मतलब है कि इससे पहले तक अंग्रेज जो है वो उत्तर भारत में अपना स्थान जो है वो मजबूत कर चुका था। हालांकि दक्षिण में टीपू सुल्तान के द्वारा उसे बार बार चुनौती दी जा रही थी, जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। जो भी न्यू व्यूवर्स है जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, प्लीज़ वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पीछे वाला बैक वीडियोस देखिए तो आपको अभी का सारा समझ में आ जाएगा। और हाँ, इतना ही नहीं कि इस पे सिर्फ हमारे प्रकाश स्टडी पॉइंट पे सिर्फ जीएस को कंप्लीट करवाया जाता है, हम पहले भी बताए थे कि इस पे और भी सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे कंप्लीट करवाया जाएगा, खास करके जो 5 से 10 तक के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। जैसा 10th का भी अभी उसमें एक क्लास चल रहा है, लाइट का चल रहा है, वो लोग वहाँ जुड़ सकते हैं, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ रहा है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हमारा ये जो चैनल है ये जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो क्योंकि हम तो पूरा क्लास करवाएंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसलिए जितने लोगों तक पहुँचेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और करवाने में भी मुझे और भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा भी ये हर दिन ग्रो हो रहा है, हमारा फैमिली बढ़ रहा है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे भी अंदर से अच्छी फीलिंग्स आएगी, हाँ मुझे करवाना चाहिए, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 5 से 10 तक के तो हर घर में बच्चे मिल ही जाते हैं और उनको जब आप ये बताएंगे क्या यहाँ पर सारा तैयारी होगा, सारे सब्जेक्ट को लगभग सारे सब्जेक्ट नहीं, साइंस और सोशल को पहले कवर हम करवाएंगे, उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट के विषय में सोचेंगे, क्योंकि जिस विषय में मैं पहले बोल चुकी हूँ उसमें तो मैं करवाऊंगी, उसके बाद में हम फिर उसके बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये दोनों मैं करवाऊंगी, साइंस और सोशल का 5 से 10 तक किया जाएगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लोगों तक शेयर करें। मुझे पता है कि यहाँ पे जब ये शेयर और सब्सक्राइब वाली बातें होती है तो लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अब टू द पॉइंट में पहले ही पहुँच जाना चाहते हैं कि हाँ इसके बाद क्या बोले, लेकिन प्लीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे भी इससे अच्छा लगेगा और जो लोगों तक पहुँचेगा तो उन्हें भी ये अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर आगे भेजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आते हैं 1798 से वेनेजुएला का जो शासनकाल चल रहता है, शासनकाल जैसे कि आप अंग्रेज की तरफ से गवर्नर जनरल के रूप में वेनेजुएला का 1798 से 1805 तक रहता है। तो बस इतना जानेंगे कि वेनेजुएला से पूर्व भी जो अंग्रेज की स्थिति थी वो भारत में धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उत्तर भारत में हम देख ही चुके हैं कैसे बक्सर, ये सब बंगाल, बक्सर, ये सब कैसे जीता, कर्नाटक कैसे जीता, और
वेलेजली के भी आने से बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज का जो साम्राज्य विस्तार होता है, वो कौन सा ऐसा वेलेजली ऐसा क्या चीज़ करता है जिससे कि अंग्रेज का क्या होता है कि जो पूरा हमारे भारत में जो क्षेत्र है वो उसका क्षेत्र पे ज़्यादा क्षेत्राधिकार बढ़ जाता है, ज़्यादा आधिपत्य हो जाता है। वो कैसे सारे क्षेत्रों को जीत लेता है, कैसे सारे राजाओं को अपने अधीन कर लेता है, इसमें वेलेजली का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम बोले कि पहले ही कि जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में पढ़ते चलेंगे। वैसे और जैसे से अभी इसका आंग्ल मैसूर हो गया, अब मराठा से होगा, फिर पंजाब में जो हम चलेंगे तब देखेंगे कि पंजाब में कैसे रंजीत सिंह के द्वारा कैसे रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी को कैसे हराता है और फिर पंजाब तक में अपना क्षेत्र पूरा कैसे जीत लेता है। यहाँ इसलिए वेलेजली का शासन समय जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य विस्तार में वेलेजली का जो फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ है, आप देख रहे हैं फोर्थ मैसूर युद्ध जो है वो भी इसी के जो वेलेजली आ चुका है भारत में अंग्रेज की तरफ से गवर्नर जनरल बन के। तो चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया वो इसी के नेतृत्व में लड़ा गया। और आपको पता ही है कि फोर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध भूमि के ही पास क्या होता है, मारा चला जाता है। उसके बाद इसी के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होगा, वो इसी के शासनकाल में होगा। 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। ठीक है, एक तो इसका योगदान आपको समझ में आ गया, फोर्थ मैसूर युद्ध आप समझ ही जाएंगे। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये होता है, इसका उसमें एक बहुत बड़ा जीत दिलाता है। उसके बाद एक इसका हो गया द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, जब आंग्ल का मराठा से युद्ध हुआ जो हम आगे पढ़ेंगे 1803 से 5। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये इसमें इसका बहुत बड़ा ये रहता है। और उसके बाद भी इतना ही नहीं, इसके और भी बहुत सारा रहता है, जैसे कि गोवा में पुर्तगालियों से समझौता कर ब्रिटिश सेना को तैनात किया और डेनमार्क के नेपोलियन का सहयोगी के व्यापारिक केंद्रों पर वेलेजली ने नियंत्रण किया। जैसे कि गोवा में भी क्या करता है, ये पुर्तगालियों से क्या करता है, समझौता करता है। इसलिए पुर्तगालियों से भी समझौता करता है गोवा में, ताकि आपको पता है कि गोवा समुद्री तट पर है, तो कोई भी जो दूसरा यूरोपियन कंट्रीज आएगा भारत में तो वो समुद्र के रास्ते ही आएगा। तो पुर्तगाली से इस तरीके से वो समझौता करता है क्योंकि वो किसी दूसरे को यहाँ समुद्र के इस पार आने नहीं दे। इसलिए इसका पुर्तगाली से जो इसका समझौता करने के पीछे उद्देश्य रहता है वो यही उद्देश्य रहता है। और नेपोलियन के सहयोगी के व्यापारिक केंद्रों पर वेलेजली ने नियंत्रण किया। आपको नेपोलियन पता ही है, नेपोलियन जो है इस समय में 1805 में आप पढ़ेंगे फ्रांस के विषय में तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है नेपोलियन बोनापार्ट के सहयोगी का जितना भी यहाँ पे व्यापारिक केंद्र रहता है वो सब पर भी ये क्या कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित करता है। नेपोलियन बोले तो फ्रांस का जितना भी व्यापारिक केंद्र है वेलेजली उस पर भी क्या करता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उस पर भी समझौता करता है, ये कर लेता है। और इतना ही नहीं, सेना मिस्र मतलब ये जो सेना है मिस्र भेजी और ईरान के राजदूत के माध्यम से संपर्क साधता है। ये क्या करता है कि जो वेलेजली है वो एक सेना का टुकड़ी कहाँ भेजता है, ईरान भेजता है, मिस्र भेजता है, और वहाँ का जो राजनीतिक दूत है उससे क्या करता है, वहाँ से भी अपना संपर्क साधता है। मतलब अब यहाँ वहाँ पर भी ये जो इसका मतलब जो अपोनेंट कंट्री था, आप देखे होंगे, आपको याद होगा मैसूर टीपू सुल्तान ईरान मिस्र यही सबसे मदद ले रहा था अंग्रेज के खिलाफ में, वहाँ पे अपना राजदूत ये स्थापित किया था। तो ये जान रहा है वेलेजली कि मेरा जो शत्रु है उसको अब क्या जो है उससे भी हमें संपर्क साधने की जरूरत है और एक शांति कायम करने की जरूरत है ताकि वो भारत में वो नहीं आ सके। तो वहाँ भी भेज करके उसके भी माध्यम से वो राजदूत के माध्यम से, और राजदूत भेजता है मिस्र और ईरान भेजता है राजदूत, और वहाँ पर भी संपर्क साध करके दोस्ती स्थापित करना चाहता है। मतलब एक दोस्ती मतलब एक समझौता स्थापित करना चाहता है कि आप यहाँ नहीं आएंगे, ये सारा चीज़, और हम यहाँ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा व्यापारिक रिश्ता बनाने की कोशिश करता है वेलेजली। इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वेलेजली हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेलेजली का सहायक संधि। ठीक है, देखिए वैसे तो सहायक संधि आपको याद होगा तो फर्स्ट या दूसरे क्लास में ही हम लोग पढ़े थे कि डुप्ले के द्वारा भी सहायक संधि किया गया था भारत में। अब राजाओं के साथ डुप्ले भी क्या किया था, सहायक संधि कर रहा था कि आपको हम क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे ये, और उसके बदले में वो उसे राजस्व ले रहा था। तो किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ करना, यही वो सहायक संधि कहला रहा था। तो डुप्ले भी कर रहा था। लेकिन अभी
भारत में अगर सबसे ज़्यादा इसका योगदान दिया जाए उस समय में तो वेलेजली का है। वेलेजली का सहायक संधि से अंग्रेज को यहाँ चारों तरफ फैलने में बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है। तो इस अवसर का फायदा और सहायक संधि को ही ये बनाता है। वेलेजली में जो है वेलेजली का वो सहायक संधि के कारण ही हम वेलेजली को ज़्यादा ये इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट समझते हैं। ये कहता है कि किसी भी राज्य को कि आपका सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लेते हैं। मतलब आप पर कोई भी किसी भी राजा से यही कहता है कि आप पर कोई भी दूसरा राजा या दूसरी जगह का जो व्यापार है या जो यूरोपियन कंट्रीज के और भी दूसरा व्यापारी है वह आप पर चढ़ाई नहीं कर सकते, दूसरे राजा आप पर चढ़ाई नहीं कर सकता। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। और उसके बदले में आप हमको क्या दीजिए, कर दीजिए, जमीन दीजिए, ये दीजिए। तो वही था क्या, सहायक संधि था। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले कहाँ करता है सहायक। देखिए ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि के माध्यम से सबसे पहले वेलेजली ने किस क्षेत्र के साथ क्या किया था, सहायक संधि किया था। तो सबसे पहले वेलेजली ने हैदराबाद से किया था, फिर मैसूर से, फिर तंजौर से और फिर अवध से किया था, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, किससे किया था सहायक संधि, हैदराबाद के निजाम से, ठीक है। हैदराबाद से कब किया था, तो हैदराबाद से 1798 में और फिर एक बार 1800 में भी किया है। फिर किया है मैसूर से, ठीक है। मैसूर के बाद तंजौर के भी शासक से क्या करता है, सहायक संधि कर लेता है। और फिर अवध से भी करता है। फिर करता है मराठा के पेशवा से, ठीक है। मराठा के पेशवा से जो करता है वो 1802 में करता है। फिर भोसले से, सिंधिया से, ये सभी से करता है। मराठों से करता है, फिर भोसले से भी करता है, फिर सिंधिया से करता है। तो ये सभी से, और भी जितने भी छोटा छोटा जितना भी क्षेत्र बटा हुआ क्षेत्र के शासक है वो सभी से करता है। और सहायक संधि का मतलब ही हो गया कि भारतीय राजा जो है वो किस चीज के लिए वेलेजली पर या अंग्रेज पर डिपेंड हो जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से किस पर डिपेंड हो जाएंगे भारतीय राज शासक, अंग्रेज पर, ठीक है। सुरक्षा की पूरी गारंटी लेता है भारतीय शासक जो है वो किस पर डिपेंड हो जाएंगे, इस पर, ठीक है, अंग्रेज पर। किस चीज के लिए, सुरक्षा के लिए सहायक संधि होता है, ठीक है। तो हैदराबाद से, मैसूर से, तंजौर से, अवध के साथ, मराठा पेशवा के साथ, भोसले के साथ, सिंधिया के साथ, इस सारे के साथ जो है वो कौन सा संधि करता है, सहायक संधि करता है। और ये सभी सहायक संधि भारत में कौन करता है, वेलेजली करता है। और भारत में इस तरीके से शासन व्यवस्था अपना कायम करता है। अब देख लिया मराठा पेशवा को छूट लिया और फिर वो सिंधिया भोसले भी क्षेत्र जब आप आगे पढ़ेंगे मराठा के विषय में तो उसमें ये सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। अब क्या इसमें और भी कुछ सहायक संधि के विषय में आप लोग बुक में भी चाहिए तो पढ़ेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट था ना वो बता चुके हैं। अब आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए अब आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अब आंग्ल मराठा युद्ध ही पढ़ेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध क्या है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए मैं जो आप लोगों को बताती हूँ, मैंने जो अपना खुद का मैं नोट्स बनाई हूँ मैं उससे आप लोगों को थोड़ा सा गाइड जरूर कर देती हूँ। इसलिए तक मुझे लगता है कि उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नोट्स जो बनाई हूँ तो वो मैं अपने टीचर के अंदर में बनाई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पॉइंट आप लोगों को छूट ना जाए। कुछ भी मुझे उसमें लगता है हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार वो देख लेती हूँ, बता देती हूँ, ताकि हर पॉइंट मुझे लगता है कि वो कम से कम वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, तो इससे मैं वो चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे लिखा है सहायक संधि के प्रावधान क्या थे। संधिकर्ता राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। मतलब जितने भी संधिकर्ता राज्य के साथ ये संधि कर रहा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, कंपनी ले रहा है, अंग्रेज ले रहा है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं।
इसके प्रतिफल में संप्रभुता युक्त भूभाग कंपनी को दिया जाएगा। बता ही दिए कि हम आपका सुरक्षा देंगे, ठीक है, हम आपको क्या देंगे, सुरक्षा देंगे, तो इसके बदले में आपसे तो हम कुछ लेंगे। इसके बदले में पहले बोले क्या लेगा, भूभाग लेगा, प्लस पैसा भी लेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लेगा, भूभाग लेगा, पैसा लेगा, ये सभी लेंगे, ये सभी आप हमको दीजिए। इसके बदले में हम क्या देंगे, आपको सुरक्षा देंगे। आप देखिए भारतीयों को ही कैसे दूसरे भारतीय, दूसरे मतलब एक भारतीय राजा को अपने ही देश के दूसरे भारतीय राजा से इतना इनसिक्योरिटी फील हो रहा है कि उसे बाहर विदेश से आए हुए लोगों से सुरक्षा लेने की जरूरत पड़ रही है। तो यही तो सारा उसका चाल था। उसके बाद संधिकर्ता राज्यों की विदेश नीति कंपनी के द्वारा संचालित होगी। जो राज्य, ठीक है, इसमें संधिकर्ता बनेगा, जो संधि करेगा जो राज्य, उस राज्य का विदेश नीति कौन तय करेगा। इस राज्य का जो दूसरे देश के राजा के साथ या दूसरे देश के साथ जो व्यापारिक संबंध होगा, राजनीतिक संबंध होगा, इस तरह के किसी भी संबंध को कौन कंट्रोल करेगा, इस तरह के किसी भी कंट्रोल कौन करेगा, कंपनी करेगा, ठीक है। और कंपनी क्या लेगा, इससे भूमि लेगा, पैसा लेगा। तो विदेश नीति को कौन कंट्रोल करेगा, उस राज्य के विदेश नीति को कंट्रोल कौन करेगा, कंपनी कंट्रोल करेगा। कंपनी की अनुमति के बिना संधिकर्ता राज्य किसी यूरोपियन या अमेरिकन को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। मतलब जो ये राज्य है, जो ये राज्य का राजा है, जो शासन है, वो कंपनी के इजाजत के बिना किसी भी विदेश के अधिकारी को नियुक्ति नहीं करेंगे, किसी को भी अपने राज दरबार में नहीं रखेंगे तब तक जब तक कि कंपनी उसकी अनुमति नहीं दे देता है। तो सीधा सा बात है, विदेश से किसी भी तरह का राजनीतिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार का संबंध हो, वो अंग्रेज के बिना पूछे कोई भी शासक नहीं कर सकता था। इसका ये सबका अंग्रेज की दृष्टि से क्या महत्व था। देखिए महत्व तो यही था कि सबसे पहले उसको जो विदेश के जो दूसरे यूरोपियन व्यापारी से जो उसको असुरक्षा का भावना था वो उसका कायम हो जाएगा, क्योंकि ये सारा डील ये करेगा तो कोई राज्य में घुस नहीं सकता, कोई दूसरा व्यापारी, दूसरा विदेशी, दूसरा व्यापारी, यूरोपियन व्यापारी। तो इससे ये क्या रहेगा, यहाँ सेफ रहेगा, इसको जिसको मन होगा ये सिर्फ उसी को इजाजत देगा। दूसरा कि ये एक तो राजा को दूसरे राजा के खिलाफ क्या कर सकता है, भड़का करके सुरक्षा का दृष्टि का भावना दिखला दिया और उसके बदले में उसे क्या ले लिया, भूभाग ले लिया, पैसा ले लिया। राजा को लग रहा है अच्छा अब तो मेरे पे कोई चढ़ाई नहीं करेगा, हम तो राजा बने ही रहेंगे, मेरा वंश तो राजा बना ही रहेगा, बदले में मुझे कुछ पैसा और भूभाग ही नहीं देना पड़ा, क्या चाहता है ले लो ले लो। क्योंकि हम पहले ही बोले कि राष्ट्रीयता का कोई भावना था ही नहीं, कि ये पूरा राष्ट्र एक है हमारा, हम इसके विषय में सोचे, ऐसा किसी में भी नहीं था। सभी अपने क्षेत्र विशेष के बारे में ही सोच रहा था। इसलिए ये सारे पॉइंट से क्या हुआ कि ये सहायक संधि जो है वो अंग्रेज के लिए बहुत ही क्या हुआ, महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। और इतना ही नहीं, ये जहाँ जहाँ भी ये सहायक संधि हुआ इस राज्य में क्या खुला, ब्रिटिश रेजिडेंट खुलता था, और उस रेजिडेंट में ब्रिटिश रेजिडेंट में ऑब्वियसली ब्रिटिश के अधिकारी होते थे, ब्रिटिश का एक छोटा सा सैन्य का टुकड़ा होता था वहाँ पर। तो ये सारा फायदा हुआ इसको। तो जहाँ कोई भी राजा इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि हर राज्य में अपना एक रेजिडेंट खोल चुका है, ब्रिटिश रेजिडेंट ब्यूरो खोल चुका है, और वहाँ पे उसका सेना है, सब कुछ है। तो किसी को भी वो सारा इस तरीके से सारे राज्य को अपने में फंसा के रखा, जो कोई भी जो है वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता है, कंपनी के खिलाफ कोई नहीं, किसी भी तरीके से नहीं जा सकता है। मतलब इधर से भी निकलना चाहेगा विदेश की तरफ जाकर के तो वह भी रास्ता बंद कर दिया, न अपने ही दूसरे राजा से मदद मांगना चाहेगा तो वह भी रास्ता बंद कर दिया, सारे रास्ते को बंद कर दिया। अपना कोई पर्सनल व्यापार करना चाहेगा उसको भी बंद कर दिया, सारा कुछ क्या किया, बंद कर दिया और घेर दिया, ठीक है। और किस तरीके के घेरने का नीति इसका जो था वो सफल हुआ किस तरीके से। और अब क्योंकि आप ये सभी देख रहे हैं, अभी तक हम 1800 तक ही पहुंच रहे हैं, इसके बाद अभी मराठा को जीतेगा, अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, जब ये सब को जीत लेगा तो पूरा संपूर्ण भारत को जीत लेता है। और तब जाकर के इसके बाद आप देखिएगा 1857 का युद्ध होगा, क्रांति होगा। और इसी बीच में छोटे छोटा हर जगह पे लगभग किसान विद्रोह हो रहा है। ये आपको आगे जो हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किसान विद्रोह कब हो रहा था। लगेगा कि अच्छा हम लोग ये चीज़ तो पढ़ लिए थे, इसी समय में किसान विद्रोह भी हो रहा था। तो हाँ, लेकिन उसके लिए हम एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं किसान विद्रोह, ताकि उसमें सारा विद्रोह जितना है उसको हम देख लेते हैं। तो क्योंकि जब किसान का भी जब उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे उपनिवेश में किस तरीके से यहाँ मतलब धन का दोहन हुआ है, किसान की स्थिति क्या रही है, उद्योग का स्थिति कैसा रहा है, रेलवे का
विस्तार कैसे हुआ, ये जब सारा कुछ देखेंगे तब आपको पता चलेगा किसान किस तरीके से यहाँ हर दिन ब दिन उसकी स्थिति इतनी खराब होते जा रही थी, वो किस तरीके से कर्ज लेने पे मजबूर हो रहा था किसान, और किस तरीके से क्यों किसान तब विद्रोह कर रहा था। इसलिए छोटे छोटे जगह पे किसान विद्रोह भी कर रहा है क्योंकि वो राजस्व नहीं दे पा रहा है। तो इस वजह से किस तरीके से मौसम जब खराब हो रहा है तब भी उससे क्या हो रहा है, कर वसूला जा रहा है, डबल कर वसूला जा रहा है, क्योंकि बीच में जो जमींदार वगैरह पढ़ करके जो कर वसूलता है तो वो तो बहुत ही खराब सिस्टम था। किसी भी तरह का किसान को राहत नहीं मिल रहा था उस टाइम पे। तो ये सारे कारण से किसान लोग क्या करते, विद्रोह कर रहे थे। तो कैसे उनका विद्रोह क्या हुआ, दबाया गया, कुचल दिया गया, ये सभी आप लोग किसान विद्रोह में हम लोग पढ़ेंगे। तो यही था सहायक संधि का मेन, कि सुरक्षा की दृष्टि से जो पूरे हमारे भारतीय राज्य है वो किस पे डिपेंड हो गया, अंग्रेज पे डिपेंड हो गया। और क्या क्या प्रावधान उसमें आ गया, विदेश नीति भी अंग्रेज तय करेगा, प्लस जितने राज्य होगा वहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट है वो बना के रखेगा, सुरक्षा के बदले में उससे भूभाग लेगा, पैसा लेगा, और ये सब से वो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा। यहीं के राजस्व और यहीं के पैसे से तो वो क्या कर रहा है, यहाँ का सैन्य खर्चा जितना उसका चल रहा है कंपनी का, वो इसी यहीं के पैसे से चल रहा है, यहीं के पैसे से वो व्यापार कर रहा है, यहीं के पैसे से यहीं व्यापार करके यहीं के भारतीयों को बेच रहा है डबल दाम में, और फिर यहाँ का कच्चा माल कैसे इंग्लैंड भेज रहा है, ये सारा कुछ तो उसका नीति है, यही तो कर रहा है। यहीं के पैसे से कैसे हमारा दुरुपयोग हो रहा था, हमारे ही पैसे को वो हम ही पे कैसे डबल ट्रिपल करके फिर से ले रहा था। ये आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, और आगे जो पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि अब सहायक संधि का प्रावधान आप लोग को पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध। अब अंग्रेज और किसके बीच में, मराठा के बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में देखेंगे। तो इसके लिए भी आप लोग ये जान लीजिए, पृष्ठभूमि में हमेशा हमको यही ध्यान रखना है कि जो किसी भी राज्य से हो रहा है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मराठा भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसमें भी उत्तराधिकारी को लेकर के क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, और इसी संघर्ष का बीच में फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएगा। तो इसकी पूरी कहानी वो हम लोग देखेंगे, आखिर क्या होता है, कौन सा पेशवा को पद नहीं मिल रहा होता है, कैसे एक जो पेशवा है वही दूसरे के पास चला जाता है, अंग्रेज के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए। तो ये कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इसलिए प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारे क्लास हो। तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिए, ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।